हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस सेशन के साथ आए हैं वो हमारा है 2004 का पीजीटी का एग्ज़ाम। इस सेशन की बात करें तो ये पीजीटी का एग्ज़ाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस एक तो आपका क्या होगा कि इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तथा जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, हम साइंस नहीं, वो आपके लिए हेल्पफुल होते ही होते हैं अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो अभी हमारा 2-3 दिन तक यही सीरीज़ चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हम पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपरों को लगाकर जब वो हमारे सामने नेक्स्ट बार आएँगे तो क्या होगा कि हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपरों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप सबको पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इन्हें ना क्या करें, इन्हें हल्के में ना लें, यानी इन क्वेश्चनों के लिए आप सीरियस रहें और ये सेट आप लगाते रहें, क्योंकि ये लगाने से आपका एक तरह से अच्छा रिवीजन होगा तथा पिछले ईयर का लेवल भी आपको पता पड़ेगा, प्लस ये भी पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको कभी मिलता है दैन फ्यूचर तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज सेशन, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं और आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हारने की कभी सोचा नहीं है और भारतीय कभी सोचते भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। तो ये हमारा किसका विचार है या किसका कथन है? आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ कोटेशन डाली जाती हैं आपके एग्जाम में, वो कोटेशन हमेशा रिपीटेड वाली होती हैं, ये बात याद रखिए, क्योंकि वो नई कोटेशन नहीं होती। तो वो हमारा है कन्फ्यूशियस का। अगर इनकी बात करें कन्फ्यूशियस की, तो ये बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं और ठीक है, तो इनकी ये कोटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो आपको बता दें कि अभी प्रेजेंट में है, देखो यहाँ पे भी दे रखा है 25 से 35, ठीक है। स्वस्थ संतान इसी बीच की आयु में होती हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो इसके लिए ये जरूरी है कि स्वस्थ संतान को जन्म देना चाहते हैं तो उनकी खुद की आयु 25 से 35 के बीच होनी चाहिए। अभी आपको लेटेस्ट याद रखना है कि लड़कियों की उम्र कितनी थी शादी के लिए? 18 को हटाकर सरकार ने कल ही 21 कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि 2021 में क्या कर दिया सरकार ने, 21 वर्ष की आयु कर दी है लड़कियों की। सपोज लड़कियों की 21 आयु करी गई है, तो लड़कों की तो वैसे भी जब 18 थी लड़कियों की तब लड़कों की कितनी थी? 21 थी। तो यहाँ पे लड़कों की भी आयु बढ़ गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों की आयु अगर पूछी जाए तो वो 2021 में 21 वर्ष कर दी गई है, आप भूलिएगा नहीं। शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो आपका जो शिशु है जब पैदा होता है तो उसका गला साफ करना जरूरी हो जाता है, तो बोरिंग लोशन का प्रयोग करती हैं नर्सें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि? तो क्यों बढ़ जाती है? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है विकास में, यानी आपकी टूट फूट और मरम्मतों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण व गर्भवती स्त्रियों में होने वाली शारीरिक परिवर्तन तथा नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। याद रखिएगा, ये क्या है, नए तंतुओं का निर्माण करती है। गर्भस्थ जो शिशु है उसके विकास में सहायक होती है, उसकी कोशिकाओं की निर्माण में सहायक होती है। तो इस तरह से मांग हमारी बढ़ जाती है। आपको आईडीए चार्ट करा दिया जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलेंगे तो वीडियो के थ्रू। वैसे तो हमने आईडीए चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है 2020 का, क्योंकि अब जो मांग रखी जाएगी प्रोटीन की कि गर्भस्थ को कितनी चाहिए, तो वो आईडीए चार्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। अगर हम पुरानी मांग की करें तो वो 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त बढ़ जाती थी, ठीक है, गर्भवती महिला की मांग। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है अगर बात की जाए किसकी है तो वो हमारी मिलेगी आपको यहाँ पे आपका है बर्सलेसन की, ठीक है। तो यहाँ पे बर्सलेसन ने क्या करा है कि ये कोटेशन दी है। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है कि जनसंख्या से संबंधित ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। चलिए, संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो ज़्यादातर जितना भी अंधविश्वास लोगों में फैला है किसी भी धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी ईश्वरीय सत्ता को लेकर, तो वो सब शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकता है, आगे भी याद रखिएगा।
वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, शिक्षा के द्वारा। निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो यह आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा शुक्राणु की जो जनन जनन अंग रचना है वो मेढक के समान होती है। जब हम इस चैप्टर को करेंगे तब इसमें और डीपली चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बंधुता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो आप देखिए पीजीटी आपका किसको टच करता है, साइंस, ह्यूमन साइंस को पीजीटी बहुत टच करता है। अगर आपको पीजीटी निकालना है तो आपको क्या करना है, आपका ह्यूमन साइंस अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, बंधुता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो वो यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो बंधुता आपको नजर आ रही है वो पुरुष की वजह से हो या फिर स्त्री की वजह से हो, क्योंकि दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो इसमें और ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? तो आपका जो ताल रहेगा वो है नतोदर ताल का चश्मा लगवाना चाहिए। नतोदर ताल की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, आपका कंसेसिव लेंस, याद रखिएगा। ठीक है, नकोदर ताल को क्या बोलते हैं आपका, ये इसका वर्जन इंग्लिश में देख लेते हैं जिससे कि ये पेपर में गलत ना हो। तो ये हो जाएगा आपका कंसेव लेंस, ठीक है, का चश्मा लगवाना चाहिए, जिसको फॉक्स दूरी अवतरल भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है, आपको समतल दिया गया है, इसका दूसरा नाम क्या है, वो हमारा अवतल। ठीक है, अवतल। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ग्लूब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि तो क्यों आवश्यक है, तो इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। चाय में पाया जाता है, तो चाय क्यों, आपकी आपका जो टीजीटी आया था उसमें पूछा था शुद्ध तरल आहार नहीं है, तो उसमें चाय को रखा गया था। तो क्यों है, क्योंकि चाय में क्या है, आपका कैफीन है, आपका थियोफाइलिन है और टैनिक एसिड है, ये तीनों ही चाय में पाए जाते हैं। अगर और इसकी बात करें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है तो आगे भी बनेगा, तो इस चाय में क्या है, थीन और टैनिन नामक तत्व भी पाया जाता है, जबकि चाय और कॉफ़ी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कैफीन एसिड बनाता है, तो आपके शरीर में कैफीन क्या करता है, कौन सा एसिड बनाता है, तो याद रखिएगा एसिड बनाता है, उससे किडनी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, कैफीन से क्या प्रभावित होता है, तो आप याद रखेंगे कि कैफीन से क्या होता है, एसिड बनता है, उस एसिड से क्या होता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है, तो इसीलिए अधिक चाय पीने की मना होती है। अगर जिसका किडनी कमज़ोर है उसको तो चाय ये जानिए कि ना के बराबर भी नहीं पीनी चाहिए। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो इस चाय से शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है या खराब होता है या डैमेज होता है, तो याद रखिएगा किडनी कमज़ोर होती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो आपका कौन प्रदान करेगा, वो है पेशी तंत्र, क्योंकि ये इस पर चढ़ा रहता है। कंकाल तंत्र को सुडौलता, ठीक है, इसमें कंकाल तंत्र का बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। मानव शरीर में पेशियों का निर्माण संकुचनशील पेशी कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक नाम है इनका, पर आपकी इच्छा से काम नहीं करती। आप इस तरह से इसे याद रखेंगे कि ऐच्छिक नाम है मगर इच्छा से काम नहीं करती। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। नाम ऐच्छिक है मगर इच्छा से काम नहीं करती हैं। ठीक है, इच्छा से काम भी नहीं करती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ भी पाई जाती हैं। तो आपके ये तीनों ही राइट आंसर होते हैं। कभी भी ऐच्छिक पेशी के बारे में सत्य कथन पूछा जाए तो याद रखिए ये अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन कराता है? तो आपका ज्ञान द्वारा कौन कराएगा है? तो विज्ञान आपका है विज्ञानकर्ता। ठीक है, विज्ञानकर्ता को माना जाता है कि वो ज्ञान द्वारा आपका क्या करता है, ज्ञान प्रदान कराता है। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं, तो उन बाजारों को हम क्या कहते हैं? तो उपयुक्त सभी कहते हैं। नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेंड मार्क के द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेंड द्वारा बिक्री का बाजार। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है इनमें से सभी। उचित, चोर और खुला तीनों ही बाजार क्या है? वैधानिक तंत्र के अनुसार है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसमें बाजार को उपभोक्ता के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना है? तो आपका जो राइट आंसर है इस तरह का वो है हमारा एडम स्मिथ। कल्पना में क्या होता है? तो आपका जो 18 का राइट आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी। स्वयं सृजनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है और पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है, यानी अनुसंधानकर्ता ने खुद ही जाकर आंकड़े संकलित किए हैं, तो ऐसे आंकड़ों को प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा वह है जो किसी घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण देता हो, जबकि सेकेंडरी डाटा वह है कि जो घटना है वो किसी किताब में लिखी हो। ठीक है, उस किताब में से किसी ने ली तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। उस किताब का उसने क्या दिया? रेफरेंस दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे किसी ने कोई घटना देखी और उसने अपने आंखों देखी घटना लिखी तो वो हमारा प्राइमरी डाटा हो जाएगा। उसकी पुस्तक में से अगर हमने लिखी वो घटना तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों के दक्ष नहीं होता। यह कथन है, तो आपका जो ये कथन किसका है? तो आपको बताना है कि वो कथन है वावले का। वावले जो है वो मानते हैं वास्तव में राजनीति और अर्थशास्त्र का क्या नहीं कर सकता? दक्षता का दावा नहीं कर सकता पूर्णता का, क्योंकि सांख्यिकी विधियों में दक्ष होना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी जो विधियां हैं आपके स्टैटिस्टिक्स मेथड जो है उनमें दक्ष होना पड़ता है। हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य आरंभ हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके रिपीटेड होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, यानी बहुत बार रिपीटेड हुआ है। हमारे देश में रोलर छपाई की बात की जाए तो वो कब हुआ है? तो वो हुआ है 1785 में। याद रखिएगा 1885। 1800 इसको किस तरह से याद रखेंगे आप? 1785 को यानी 1857 की क्रांति से कुछ इस तरह याद रखा जा सकता है, नहीं तो आप ऐसे ही उसे याद रखिए 1785। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 भी मिल रहा है आपको, 7 भी मिल रहा है और आपको, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के तहत, क्योंकि इसमें तीनों आपको अंक मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, इसने पूछा है रोलर्स से छपाई। ठीक है, अगर छपाई की बात की जाए तो छपाई के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहली कौन सी? हाथ से, और दूसरी कौन सी होती है? मशीन से। ठीक है, 2 प्रकार की छपाई होती है, हाथ से और मशीन से। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपकी कौन सी छपाई की, तो वो हमारी रह जाएगी यहाँ पे हाथ की। ठीक है, 2 डायग्राम बना लेते हैं, पहला हाथ का, दूसरा आपका मशीन का। अगर हाथ की छपाई की बात करी जाए तो यहाँ पे हो जाती है आपकी ब्लॉक छपाई, छपाई नहीं लिखेंगे, ब्लॉक छपाई, और आपकी होती है स्क्रीनिंग। ठीक है, ये दोनों ही छपाई किसकी हो गई? हाथ की। अब बात कर लेते हैं मशीनी छपाई की, तो मशीनी छपाई की 4 होती हैं आपकी रोलर, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि इसमें से हाथ की छपाई नहीं है। तो पहली होती है रोपर छपाई, दूसरी होती है आपकी रंग उतारने। ठीक है, रंग उतारने मशीन द्वारा बता रही हैं, और चौथी होती है आपकी अवरोधन। जब इन्हें हम टेक्सटाइल में पढ़ेंगे तो इनके इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे। और चौथी जो है आपकी मशीनी छपाई को याद रखिएगा, वो हमारी मशीनी छपाई में कौन सी छपाई है जो बहुत मोस्ट पूछी जाती है कि डुप्ले छपाई है, तो आप याद रखेंगे मशीनी छपाई। ठीक है, डुप्लेक्स
डुप्लेक्स छपाई कैसी है? हाथ की नहीं है, मशीनी छपाई है। नेक्स्ट चलते हैं, बीज वाला तंतु कौन सा है? तो आपका बीज वाला तंतु जो है वो कपास है। कपास के अंदर क्या निकलता है? बीज निकलता है, जिसे बिनौने बोलते हैं। जबकि जुनन आपका लिनन, हेम्प और जूट, ये क्या है? इनमें बीज नहीं होते, इनमें रेशे होते हैं, जिन्हें पानी में डालकर भिजाकर मतलब इनसे निकाला जाता है पेड़ के तने से। एक प्लास्टिक रेशा है। तो अगर प्लास्टिक रेशे की बात की जाए तो आपका क्या है कि यहाँ पे प्लास्टिक जो रेशा रहेगा वो रहेगा आर्लॉन। अगर आर्लॉन की बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? आपका एक्रिलिक रेशा भी बोलते हैं। इसको दूसरा क्या नाम है इसका? एक्रिलिक रेशा। ठीक है, आर्लॉन का दूसरा नाम क्या है? एक्रिलिक रेशा बोलते हैं। एक्रिलिक फाइबर का या आपका है सिंथेटिक फाइबर, इसे सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। एक्रोलाइन आपका है एक्रिलिक जो रेशा है वो एक्रोलोनाइट्राइड नामक बहुलक के मोनोमर से बनता है। याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं जिससे कि थोड़ा इची हो जाएगा। तो ये किसके बहुलक से बनता है? तो आपका है आपका यहाँ पे एक्रिलो। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नाइट्रोइल, इसके बहुलक से ये बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करी जाए पैरा एक्रिलिक फाइबर कब बना है, तो वो बना है आपका, याद रखिएगा, पहला एक्रिलिक फाइबर तो 1941 में, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में ही ये बन गया है। और आर्लॉन जो नाम है, इसको एक्रिलिक को किसने दिया है? तो वो ट्रेंड मार्क में दिया गया है। किस में दिया गया है? इसको ट्रेंड मार्क में दिया गया है। ट्रेंड मार्क क्या होता है? किसी भी आविष्कार के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट ट्रेंड मार्क जो है उस भौगोलिक क्षेत्र की किसी भी मतलब पैदा की हुई वस्तु के लिए दिया जाता है ट्रेंड मार्क। और आपका कॉपीराइट किसी भी लेखनी या जीवनी या फिर जो आपकी विचार होते हैं उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो आपका जो रेयॉन का इतिहास है वो आपका है काउंट हिलेर की 4 डोनट ने, ठीक है, तैयार किया। ये कौन है? ये उद्योगपति हैं आपके फ्रांस के। कृत्रिम सिल्क का निर्माण किया था, जिसे रेयॉन कहा जाता है। रेयॉन सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि रेयॉन किससे बना है। तो रेयॉन सेलुलोज से बना एक क्या है आपका? सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा नहीं है रेयॉन। मगर सबसे ज़्यादा कपड़े किसके प्रिंट हैं? रेयॉन के। नेक्स्ट चलते हैं, स्थान से अभिप्राय है, तो रिक्त स्थान से। जो स्थान से अभिप्राय है वो है रिक्त स्थान से। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का मान होता है। तो जो चलायमान होता है वो होता है बॉन डॉल मैन, ये उनका कथन है। आपका बंदिम प्रकाश में भवन में उत्पन्न नहीं होती है। तो भवन में क्या चीज उत्पन्न नहीं होती है? तो वो है सज्जा के सौंदर्य वर्धन। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो सौंदर्य वर्धन नहीं आपको प्रतीत होगा। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश को नहीं बताया है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपका यहाँ पे है सामाजिक, क्योंकि ये किसके लिए काम करती है? समाज में मौजूद व्यक्ति के लिए, समाज के उद्धार के लिए, सामाजिक व्यक्ति के उद्धार के लिए। ठीक है, तो इसका मूल कॉन्सेप्ट यही है कि जो समाज में जीवन यापन कर रहे हैं उनका क्या हो सके? सामाजिक जीवन उच्च स्तर पर पहुंच सके। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन है। तो यह कथन आपका है H.W. भट्ट का। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है, तो आपका जो हुआ है वो है ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए।
प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत व व्यापक है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण के सभी पक्षों को उन्नत करने के लिए काम करती है। ग्रामीण जीवन को उन्नत करने के लिए 3 आवश्यक पहलू हैं जो सर्वमान्य है: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। याद रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा प्रसार में। सहसा अवस्था है तो आपकी जो सहसा अवस्था है, अगर उसकी बात करें, समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर आता है तो शिशु क्या करता है, आप समायोजन ही करता है। ठीक है, ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है और इसमें बच्चा क्या करता है, समायोजन ही करता है। नेक्स्ट चलते हैं। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये कथन है रूसो का, क्योंकि रूसो खुद क्या करते थे, विद्यालय की जगह घर पर ही अध्ययन और अध्यापन करना पसंद करते थे और उन्होंने अपने घर को एक स्वतंत्र वातावरण में डेवलप करा रखा था, क्योंकि उन्हें बंदिशें पसंद नहीं थी। क्या कहते हैं ये कि बालक को स्वयं करके सीखने का अधिकाधिक अवसर मिले, बस इसी पर इनका आधारित है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है, तो आपका जो मूलभूत संप्रत्यय है वो उपयुक्त सभी। विकास का अर्थ एवं परिभाषा है, विकास की विशेषता है, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर है। विकास का अर्थ है कि व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? तो आपका यह कथन है हरलॉक का, क्योंकि हरलॉक महोदय ने ही विकास के सभी पक्षों पर क्या करा है, पुस्तक लिखी है, जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। मुख्यतः एडोलेसेंस पर इन्होंने बहुत काम किया है, किशोर अवस्था पर। भोजन पकाते समय अधिक चलाने व छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो आपका यहाँ पे किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो वो हमारी है विटामिन बी समूह का। यहाँ पे बात कर लेते हैं मुनरो की। तो आपका मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। आपको याद रखना, बस मुनरो ने क्या कहा है कि विकास, इस तरह आप 3.3 क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जो पहले से कहे थे। विकास क्या करेगा, इसका है भ्रूण अवस्था, ठीक है, भ्रूण अवस्था से क्या जाएगा, ये भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, ठीक है, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था विकास, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था मुनरो, बस इतना याद रखना है। अगर डेयर की बात करें तो डेयर ने क्या कहा है कि लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है, वही विकास है जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे निरंतर। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो ऐसा कौन सा पौष्टिक तत्व है जो नष्ट हो जाता है? तो वो हमारा है विटामिन बी। अभी ज़्यादा चलाने और उसको बार बार पलटने से कौन सा था, विटामिन बी समूह नष्ट हो जाता है। खाने सोडे से विटामिन बी नष्ट होता है। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो इसी तरह आपका आया था अब की बार टीजीटी में चाय को, तो यहाँ पे देखिए शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो वो खिचड़ी है। ये क्या है, अर्ध तरल आहार है, ठीक है। कई प्रकार के दालों के साथ चावलों के संयोजन से उबालकर बनाया जाता है। खिचड़ी खास तौर पर रोगियों के लिए सुपाच्य और हल्का भोजन है, जबकि उत्तर यहाँ पे क्या है कि पानी, ग्लूकोज, ये सब क्या है, तरल आहार हैं। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, थायराइड ग्रंथि क्या है, मनुष्य के गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर तंत्र के दोनों ओर 2 भागों में तितली जैसी संरचना के रूप में होती है, ठीक है। इस तरह से इसकी कुछ संरचना होती है गले के पास, इस तरह से, ठीक है, तितली जैसी संरचना होती है। थायराइड ग्रंथि का निर्माण थायराइड ऊतकों से होता है, जो 2 प्रकार की कोशिकाओं, आपका फॉलिकुलर तथा पैरा फॉलिकुलर से बने होते हैं। अधिकांश थायराइड ऊतक फॉलिकुलर कोशिकाओं से युक्त होते हैं, जो आयोडीन थायराइड हार्मोन का स्रावण करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो रखा गया है वो क्या करा गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शन माना जाएगा वो माना जाएगा, क्योंकि थायराइड की ग्रंथि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से आयोडीन ग्रहण कर आपका थायरॉक्सिन यानी T4 तथा ट्राई आयोडॉक्स आयो आपका है डोथायरोइन यानी T3। आपको इस तरह से याद रखना है, T4 और T3 इनका क्या करती है, परिवर्तित कर देती है, जिससे थायराइड कोशिकाएं अवशोषित कर उसमें थायरॉक्सिन नामक अमीनो एसिड के साथ मिलकर रक्त में स्रावित कर देती हैं। तो यहाँ जितना भी पॉसिबल हो सकता है, तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम आयोडीन को रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, जितना भी कर रही है वो आयोडीन युक्त थायराइड हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अगर देखा जाए तो कोई भी और ऑप्शन बिल्कुल भी इसके अनुकूल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, तो ये कैसी घटना है, तो याद रखिएगा कौन सी घटना है यहाँ पे, सर्वव्यापी। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, तो आपको याद रखना है कि कैसा, ऋणग्रस्तता। ये क्या कर रहा है, ऋणग्रस्तता प्रदान कर रहा है। बंध्यता का कारण का तरीका है, तो आपको याद रखना है कि बंध्यता का तरीका क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें, नसबंदी जो है वो बंध्यता का स्थायी तरीका है, क्योंकि इसने खाली बंध्याकरण का तरीका पूछा है, ना स्थायी ना अस्थायी। तो बंध्याकरण जो माना जाता है वो स्थायी शब्द के लिए यूज होता है, तो नसबंदी ही इसका आंसर है। डायफार्म हुआ, डूस हुआ और आपका लूप हुआ, ठीक है। ये भी जो लूप और आपका डायफार्म है, छोड़ दो, लूप और डायफार्म है, ये कैसे हैं, ये अस्थायी तरीके हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बनता रहता है, तो जो पुरुष होते हैं उनका बास डिफरेंस काटा जाता है। नसबंदी में याद रखिए यही पूछा जाता है सीधे सीधे कि बंध्याकरण में पुरुष का क्या काटा जाता है, तो वो काटा जाता है बास डिफरेंस। क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं आपके पीजीटी में इंटरव्यू भी होता है, तो इसलिए और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बनते हैं। और अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों का क्या काटा जाता है, तो वो काटा जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या काट दिया जाता है अब आपका, वो है फैलोपियन ट्यूब, ये काट दिया जाता है। पुरुष वाला आ चुका है तो आप याद रखेंगे, हो सकता है इस बार स्त्री वाला आ जाए, तो फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं नसबंदी के टाइम पे। और पुरुष का याद रखेंगे बास आपका डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है, तो जो धनी वर्ग होता है वो किस पर खर्च ज़्यादा करता है, तो वो उन सभी पर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्यों को जानना। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है, तो वो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है केंद्रक। अगर केंद्रक की खोज बताएं तो ये कब की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। जबकि कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है, ये बात याद रखिए। केंद्रक की खोज आपकी किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। अगर डेट पूछी जाए यानी ईयर पूछी जाए तो 1831 है और ये 1665 है। कोशिका की खोज कब है, 1665। और केंद्रक की खोज कब है, वो 1800 आपका यहाँ पे 31। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है गोवेल्ट कोशिकाएं क्या है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका गोवेल्ट कोशिकाएं क्या हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वो कौन है, तो वो हमारी क्या रहती हैं गोवेल्ट कोशिकाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यह क्या है, आपका म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाकर जब हम चैप्टरों को कवर करेंगे तब जाएंगे, फिर उसके बाद भी हम काफ़ी रिवीजन करेंगे, तो तब फिर और डिटेल में जाएंगे।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसको क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी रहती हैं तथा शरीर को ढांचा बनाकर एक विशेष प्रकार का आकार देने में मदद करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं। तो अगर उस संधि की बात की जाए तो वो रहती है अचल संधि। ठीक है, अचल संधि से ये किसी न प्रकार जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तो आपकी क्या है, वो है अस्थियां। मानव शरीर की सबसे बड़ी वस्तु अस्थियां हैं। अस्थियां क्या है, रीढ़धारी जीवों का एक कठोर भाग होती हैं, अतः जो अंततः कंकाल को निर्माण करती हैं तथा शरीर को चलाने, सहारा देने तथा विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। अस्थियों का लगभग 37% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा 63% भाग अकार्बनिक लवणों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम और फास्फेट से बना होता है। इसी कारण अस्थियां अत्यधिक कठोर होती हैं। पूछा जा सकता है कि ये कठोर क्यों होती हैं, तो इसी वजह से। आपका तुंत यानी वैली क्या है, ये काफ़ी पूछा जा चुका है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का मध्य भाग है। ये कहाँ जुड़ा रहता है, जो डेंटन होते हैं आपके, टेंडन होते हैं, उनके ऊपरी सिरे से जुड़ा होता है। प्रत्येक पेशी कोशिका का आपका है सर्कुलेना नामक आवरण से क्या रहती है, ये घिरी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो आपका क्या आवश्यक है, तो वह हमारा इनमें से सभी व्यायाम, विश्राम, प्रोटीन युक्त भोजन और स्वच्छ वायु। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, ये उपयुक्त सभी हैं। ये रासायनिक पदार्थ है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में क्रिया कराता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी। आपका है क्राइम क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, तो ये अमाशय भित्ति के भोजन का लेय के रूप में होना है। तो यहाँ कहीं कहीं ये कायम मिलता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, कायम क्या है, तो अमाशय भित्ति की में भोजन का लेह रूप में होना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। तो आपको याद रखना वो कौन सा बनता है, तो आपका है एक्रोलिन बनता है। ठीक है, वो आपका बनता है एक्रोलिन, हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलिन, या फिर आपको याद रखना प्रोपेनल के नाम से जाना जाता है। जो समोसे सेकते हैं बार बार उसी तेल को फ्राई करते रहते हैं उसी तेल में, तो वहाँ का क्या बन जाएगा, एक्रोलिन बन जाएगा। दालें तथा फलियाँ किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं, तो आपकी वो जो रहेगा उत्तम स्रोत है, तो वो हमारी है प्रोटीन की। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के ऊपर जमा हो जाता है, तो वो हमारा जो ऊतक है वो हमारा है आपका है एंटीपोज ऊतक। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, तो वो हमारा जो अम्ल है जिसका श्रावण होता है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका श्रावण होता है। तभी अधिक मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो सी आपका है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, तो आपका क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर भी हो जाता है तंबाकू के सेवन से। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। तो आपका वो जो तंत्र रहेगा, तो यहाँ पे वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र। निम्न में से किस तंतु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है, तो वो हमारा है ग्लूकोज का। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी है इनमें से सभी, यानी आपका ग्लोब्यूलिन,
आपका है आपका फाइब्रोनोजन और आपका है एल्युमिनियम, ये सभी। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है, तो वह किस लिए क्या है, तो वह हमारा शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। अंतर श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ऊतकों में होती है। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों से बाहर व निकाली जा सकती है? ठीक है, फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है, यानी कितनी ले सकते हो, कितनी बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये 1640 घन सेमी निकाली या बाहर दी जा सकती है। तो सामान्यतः श्वसन में लगभग 500 घन सेमी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है। सामान्य वैल्यू याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो ये अभी भी रिपीट हुआ था, तो ये तीनों ही तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका और परिधीय तंत्रिका। मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है, तो वो भाग है आपका अनुमस्तिष्क। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं, तो वो जो स्थान है वो है आपका अंध बिंदु। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सिलियरी मांसपेशियां। आपका अंडाणु का विकास होता है, तो आपका जो 69 का राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वह संधि अवस्था में। आरोपण का सही अर्थ है, तो यहाँ पे आरोपण का सही अर्थ है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपित होना। ये इस बार की पीजीटी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। चावल में पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी, चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है, यानी जिस तरह चावल का जो माड़ निकलता है उस तरह के दस्त किस बीमारी में होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, क्वेश्चन छूट गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो यहाँ पे समायोजन क्रिया किसके द्वारा संबंध होती है, तो वो हमारी सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। अंडाणुओं का विकास होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे वृक्क संधि अवस्था में। यहाँ तक हम कर चुके थे रोपण, तो यहाँ चलिए 71 पर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है, तो वो जो हार्मोन है जो दोनों चीज़ हमारे अंदर बढ़ा देता है, तो वो हमारा इनमें से सभी, यानी आपका है एड्रीनेलिन और कार्टिसोन और नोर एड्रीनेलिन, ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है वह व्यक्ति नाटा रह जाता है, तो वो जो हार्मोन बनेगा वो हमारा बनेगा आपका सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ठंडे पानी से, या फिर अगर ताज़ा पानी हो तो ताज़े पानी से। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा कम प्रयोग की गई हो, क्योंकि अधिक क्षार यानी कास्टिक सोडा से क्या होता है, आपकी स्किन मतलब सूखी सी हो जाती है। वायु कैसे दूषित होती है, तो आपका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी है, यानी जीवों के श्वसन क्रिया से, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुओं से। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे पेड़ पौधे। आपको से पूछा जा सकता है सड़क के सहारे पेड़ पौधे लगाने का उद्देश्य है तो ध्वनि प्रदूषण को कम करना, या पूछा जा सकता है ग्रीन मुफलर है, तो ग्रीन मुफलर क्या है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण या फिर प्रदूषण को कम करने का तरीका। ग्रीन मुफलर में क्या आता है कि सड़क के सहारे दोनों साइड हरे हरे भरे पेड़ों को खड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बायोगैस अथवा अवशेष के रूप में खाद प्राप्त करना। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 8 दिन। ठीक है, अंडे में से मक्खी कब पैदा बन जाएगी, तो 8 दिन के अंदर। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा रहता परबद्ध जलाशय, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है दोनों तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने, तो वह हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, भाषणों आयोजन किया जा रहा है, आपका प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। फ्रांस के आपका है आर्टोइथ नामक स्थान पर दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है, तो यहाँ पे फ्रांस की बात हो जा रही है तो उसका नाम है आर्टिजन कुएं। ठीक है, आर्टिजन माने होता है डिजाइन करे हुए, मगर यहाँ पे स्थान का नाम ही आर्टो है, तो इसलिए वहाँ से ही ये बने हुए हैं, आर्टिजन लोगों ने बनाए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है, तो वह हमारे हैं हैजा के। ठीक है, हैजा में इसी तरह के क्या होते हैं, दस्त हो जाते हैं। हैजा क्यों फैलता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पेपर में हम बता चुके हैं कि हैजा होने के क्या कारण है। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो रोग है उसकी बात करी जाए तो वो मादा एनोफिलिस के द्वारा फैलता है, मादा के द्वारा फैलता है, नर के नहीं, याद रखिएगा, मादा एनोफिलिस के द्वारा फैलता है। आपका उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न अवस्थाएं करती हैं या विभिन्न संस्थाएं करती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इनमें से सभी। खेल के मैदान, घास के मैदान और पार्क। मुदालियर कमीशन 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी, यानी इसने रिकमेंडेशन दिया था मुदालियर आयोग ने कि आपका 1962 में क्या हो कि इतनी पॉपुलेशन पर एक आपका क्या हो, प्राथमिक स्कूल हो। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन पे, तो आपको याद रखना है 40,000। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे जो संस्था है जिसमें प्रसव पूर्व सेवाएं उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, प्रसूति गृह है, प्रसूति केंद्र है और प्रसूति अस्पताल है। WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी संक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है, तो याद रखिएगा कि WHO की स्थापना से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो हमने एक वीडियो में और बता चुके हैं। वैसे तो WHO की स्थापना जो है हमने क्या करा है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, बट इसका जो अस्तित्व में WHO आ गया था तो वो याद रखिएगा कब आ गया था, 1945 में आ गया था। इसलिए इस बार के TGT ने 1945 ही के आसपास की ईयरें दी थी, ना कि आपकी जो रियल इसका 57 है वो दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है, तो आपको बताना है कि कब लागू किया है, तो वो हमारा है 1974 में। जो संक्रमण कार्यक्रम है उसे देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोगों से बच्चों को संक्रमण होने से बचाना है, जिन्हें वर्ष 1990 तक क्या है नियंत्रण करना था। ठीक है, इसका टारगेट क्या रखा गया था कि 1990 तक हमें इस पर नियंत्रण कर लेंगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो यहाँ पे बी वैक्सीन की तीसरी खुराक की बात की जा रही है, तो वो देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह बाद। ठीक है, पहली खुराक कब देनी चाहिए, जन्म के समय। दूसरी खुराक कब देनी चाहिए, 6 सप्ताह यानी 1.5 माह की उम्र में, 6 सप्ताह यानी 1.5 माह की उम्र। तीसरी खुराक की बात की जाए तो 6 माह की उम्र के बाद, तो पहली खुराक के 6 माह बाद याद रखिएगा तीसरी खुराक देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी खुराक कब देनी चाहिए आपकी, वो हमारे 1.5 माह, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कर दिया जाए 1.5, तब ये सही हो जाएगा, 1.5 माह। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से प्रदूषण में व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है क्या, जल, आपका है वायु प्रदूषण में।
परिवार के प्रति निष्ठा एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह किस विद्वान की परिभाषा है? वो हमारी है मिड महोदय की। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किसका है? तो आपका जो ये कथन है वो है आपका ऑर्गन तथन आपका निम्नकॉफ का। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं, तो यानी यहाँ पे विवाह का टाइप आपसे पूछा जा रहा है, या फिर इसको कहते हैं अंतर विवाह। अगर अंतर जाति विवाह की बात की जाए, ये अंतर जाति विवाह की बात की जाए तो ये दो होते हैं, अनमोल विवाह और प्रतिलोम विवाह, जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, एक में उच्च वर्ग का लड़का होता है तो एक में निम्न वर्ग की लड़की होती है। तो इस तरह से ये दोनों विवाह हैं, बट अपने ही उसमें चुनाव करना क्या है? अंतर विवाह है। अंतर विवाह। नेक्स्ट चलते हैं। बाल विवाह निरोधक यानी संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषताएं हैं, तो आ सकते हैं। यह संशोधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल ही संशोधन हुआ है, तो ये संशोधन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पुराना वाला। तो याद रखिए इसमें क्या, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी, ये करा गया था। इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं, तो याद रखिए 1929 में हुआ, 1949 में हुआ, 1978 में हुआ, 2006 में संशोधन हुआ है और 2021 में संशोधन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। टेलीग्राम पे पूरा संशोधन का डिटेल डाल देंगे। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बता। ठीक है, आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इन सभी में, यहाँ पे क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है, शारीरिक बनावट में, मगर उसका जो विकास है, उसकी जो वृद्धि है वो क्या है? अपने अपने अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिकाएं संबंध किस प्रकार नियंत्रण होने चाहिए? तो वो हमारे होने चाहिए ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ही रहेगा वुड्सवर्थ का। इन्होंने माना है कि मनुष्य का पिता कौन है? बालक है। आपका है पर्सोना शब्द का तात्पर्य है, तो यहाँ पर्सोना शब्द का जो तात्पर्य लिया जाता है वो वेशभूषा से लिया जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी शब्द को दिखाता है। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मुखौटा। अगर यहाँ होता तो वो राइट हो जाता, मुखौटा या वेशभूषा। विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? तो वो जो सिद्धांत हैं वो हमारे हैं उपयुक्त सभी, आत्मसंयम, यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मत्याग। संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मार्डॉक। ये समाजशास्त्री है। मात्रक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? भ्रातृत्व यानी बहुत सारे पति, तो ये किस में पाया जाता है? कौन सी जनजाति है? तो आपको याद रखना है टोडा। भ्रातृक बहुपति विवाह, तो ये टोडा जनजाति है, यहाँ पे ये विवाह पाया जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए बहुपत्नी विवाह यानी बहुत सारी पत्नियां पाई जाती हैं, तो वो हो जाता है नागा जनजाति। नागा जनजाति में बहुत सारी पत्नी विवाह का चलन है। राजपूत ये राजस्थान से रिलेटेड है, इनमें ना ही इस तरह की कोई प्रथा पाई जाती है। हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो यहाँ पे जो उद्देश्य है इनमें से सभी धर्म, प्रज्ञा यानी पुत्र प्राप्ति और रति। नेक्स्ट चलते हैं। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो आपका जो किया है वो है प्लेटो तथा अरस्तु ने। ये दोनों ही खुले या स्वतंत्र विचारों के समाजशास्त्री हैं, प्लेटो तथा अरस्तु। इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है?
इसमें जैविकीय कार्य पूछा है तो संतान उत्पत्ति इसमें जैविकीय कार्य धनाव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है। तो आपका फेमुलस शब्द किससे लिया गया है, आपके फैमिली से है। मगर यूरोप में फेमुलस जो शब्द का क्या अर्थ पूछा जा रहा है तो वो अर्थ होता है सेवक से, ठीक है। फेमुलस किसके लिए रखा जाता है, सेवक के लिए रखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे वहाँ पे नौकर या सेवक के लिए रखते हैं, लेकिन भारत में क्या है कि सिर्फ फैमिली के लिए रखते हैं, जो फेमुलस शब्द से बना है। फैमिली शब्द किससे बना है, फेमुलस शब्द से बना है। लैटिन भाषा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। तो कौन सा बाधक कारक है, वो हमारा है इनमें से सभी, निर्धनता, अज्ञानता और सामाजिक मान्यताएं। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। तो वो वर्गीकरण है आपका क्या, प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। समाजशास्त्री सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है। तो यह कथन है आपका दुर्खीम का। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसका अध्ययन, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी का, यानी सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है, तो यहाँ पे महिलाओं का प्रतिशत है तो वो हमारा है 22%। मातृ कल्याण के लिए सेवा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा इनमें से सभी के लिए, यानी प्रसूता के लिए, गर्भवती माँ के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए। आपका है बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित समाधान है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है शिक्षा। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पर रहेगा, राइट आंसर के क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। नेक्स्ट चलते हैं, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, तो कैसी अवस्था है शिशु अवस्था, तो वो है महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि बच्चा जो कुछ बनना होता है वो अपने जन्म के 4-5 साल में बन जाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटिशन हुआ है इस क्वेश्चन का, तो वो क्या कहलाता है, तो हमने अभी पढ़ाया था जब मदर मिल्क पढ़ाया था, तो वो हमारा कोलेस्ट्रॉल, यहीं पर कोलेस्ट्रॉल हो जाता तो ये गलत हो जाता। कोलेस्ट्रॉल निकलता है जो बच्चे को जुकाम खांसी, यानी ये बच्चे के लिए एंटीवायरस का काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ाता है। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा जब उसमें स्कंदन रुक जाए, या स्कंदन रुक जाए, ठीक है, तब काटना चाहिए। आप बताएंगे कि आप गर्भनाल को कितनी दूरी से काटना चाहिए या कितनी दूर पर उसमें क्या हो गांठ बांधनी चाहिए, ये आप बताएंगे, पूछा जा चुका है और शायद हमने एक प्रैक्टिस सेट में करा दिया है, नहीं कराया होगा तो फिर हम अगले प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। हर लोग के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, इसमें भी आया है और अब की बार भी आया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नवजात अवस्था, तो आपकी जो नवजात अवस्था होती है वो जन्म से 14 दिन की होती है। 4-5 माह, दिन से 4-5 माह, तो जन्म से 2 माह पूछा है, बट इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा आंसर वो फिर आप यही मारेंगे, बट कितने दिन की होती है, तो वो जन्म से 2 सप्ताह यानी रख लीजिए, या 14 दिन रख लीजिए, अब की बार यही था कि 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह रखिए या फिर 14 दिन रखिए, जो भी आपको आंसर नजर आए, ठीक है, की होती है। अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है, तो हानि पूछी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त सभी सदस्यों की भागदौड़ बढ़ जाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, नर्स की अत्यधिक व्यवस्था
व्यस्तता से ठीक से प्रसव की देखभाल यानी प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, तो ये हम करा चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रसव 5 प्रकार के होते हैं, पांचों टाइप्स करा दिए हैं। वो लिंक हम क्या करेंगे, ये दोनों ही लिंक मदर्स मिल्क और आपके प्रसव के टाइप, ये दोनों ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसी वीडियो के में। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, तो आपको याद रखना इसको क्या कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। किसी भी औजार या किसी भी तरह की कोई भी बाहरी आपकी कोई भी हमें चीज़ यूज नहीं करनी पड़ती इस प्रसव में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल प्रसव जो होता है वो आपका ऑपरेशन के द्वारा होता है। इसमें सीधे सीधे क्या करा जाता है, प्रसूता का मतलब पेट में और कट करके और बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है कैल्शियम की कमी। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण है, तो वो हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे रहेगा मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। तभी वो टेस्ट वाली जो आती है आपकी, वो इसीलिए इसमें काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है, तो किस चीज़ की वृद्धि हो जाती है, तो वो हमारी धड़कनों की, क्योंकि यहाँ शिशु की धड़कनें सुनाई देती हैं। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, तो आपका जो भय रहेगा वो रहेगा ये सभी, ठीक है। गर्भपात, गुर्दे का संक्रमण, अपरिपक्वता, ठीक है। गुर्दे का संक्रमण क्यों रहता है, क्योंकि लोड अधिक हो जाता है। आपका है मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है। मृदा यानी मिट्टी को तो कौन करता है, प्रदूषित जल। इससे बहुत जल्दी क्या होती है, मृदा आपकी यानी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है या खराब हो जाती है। तो आई होप हमने क्या करा है कि आज के सेशन को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे 2004 का पीजीटी का एग्जाम था। तो आपने देखा कि पीजीटी ह्यूमन जो साइंस होती है उसको बहुत पूछता है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। तो जब तक हम क्या कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी के सॉल्व पेपर, मतलब टीजीटी पीजीटी के पिछले ईयर के पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एलटी का हमारे पास केवल और केवल एक पेपर हुआ 2018 में, वो हमको सॉल्व कर चुके हैं। तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लें कि एलटी का किस तरह का पैटर्न आएगा। क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है वो सबसे पहले एलटी की है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी आएगी, वो भी जुलाई के बाद, क्योंकि चुनाव हो जाएगा, चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी मिलेगी। बट एलटी का जहाँ तक है मे बी इम्पॉसिबल दिख रहा है, तो वो है आचारसंहिता से पहले आ जाएगी, पर ज्वाइनिंग जो होगी वो इलेक्शन के बाद ही करा पाएगा एग्जाम, चाहे इलेक्शन से पहले हो जाए। तो आई होप हम सारे प्रैक्टिस पेपरों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के, फिर उसके बाद हमारी प्रैक्टिस जीएस और सब्जेक्ट की रहेगी, क्योंकि एलटी के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस का भी होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो एलटी का स्कोर इतना नहीं होगा कि हमें सीट तक पहुंचा दे, क्योंकि एलटी में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप परेशान ना हो। तथा हमने जो अभी 3 हमने वीडियो बताई थी उनकी भी लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप देख लें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।